हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस खूब वायरल हो रहा है कि आप लोगों की यूपी टेट की जो है वो आपकी एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों के फॉर्म आ चुके हैं। तो हाँ, वो विश्वसनीय है वो नोटिस जो आप लोगों का वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। और इसमें सबसे बड़ा बच्चों का डाउट बन रहा है कि जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र, वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो इसमें वही हम बात करने वाले हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं। विद प्रूफ के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा है उसकी जो प्रकाशन विज्ञापन का जो प्रकाशन की तिथि है वो 20 मार्च है। आप लोगों के 20 मार्च कल एक नोटिस वायरल हो गया था जो कि सच है। उसके बाद आप लोगों की जो स्टार्ट डेट रहने वाली है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 27 मार्च से स्टार्ट होंगे और आप लोगों की आवेदन को की अंतिम तिथि रहेगी 26 अप्रैल 2026। और आप लोगों ने यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आपको करना है, आपसे कोई त्रुटि हो गई है अपने फॉर्म में, आपसे आपका नाम गलत हो गया है या कुछ भी संशोधन आपको करना है, तो वो 1 मई 2026 को होगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब कि संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 1/5/2026 रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि मतलब आपका जो सेंटर है वो किस जनपद में गया है ये आपको 22 जून को पता चल जाएगा। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 30 जून को आ जाएगा। एंड आप लोगों की डेट आपको बहुत टाइम से पता है कि आपकी जो डेट है वो 2, 3 और 4 जुलाई 2026 है। डेट आप लोगों की पहले ही दे दी गई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर 2 में तो दिया हुआ है किस आधार पर ये यूपी टेट का आयोजन करवा रहे हैं। अब इसमें बात कर ले हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, इस बार से ओटीआर की प्रक्रिया लागू हो गई है इसमें भी। तो आप लोगों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। जल्द ही ये लोग अपना लिंक भी एक्टिव करा देंगे जिससे कि आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना होता है ओटीआर। तो इसमें क्या लिखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी प्राथमिक 1 से 5 व उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और जिसके लिए वह आवश्यक अर्हता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा मिलेगी। ठीक है, मतलब आप लोग दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक ही चयन में सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। और आपको जो है किसी और वेबसाइट से नहीं अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है जो कि है www.upessc.gov.in। लेकिन ये सब आप लोगों का तभी हो पाएगा जब आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क आपका कितना रहेगा। तो इसमें आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा है। ये पहले इतना नहीं था। जो पहले 2021 का पेपर था जो कि 22 में आयोजित हुआ था उसमें इतना शुल्क नहीं था। तो अभी फ़िलहाल की बात कर लेते हैं। आप लोगों का यूपी टेट के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा पेपर 1 के लिए, जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका जो रहेगा पेपर 1 के लिए वो 1000 रुपये रहेगा। और यदि वो पेपर 2 के लिए भी पात्र हैं तो फिर 1000 रुपये। इस तरीके से उनको 2000 रुपये दोनों पेपर के देने होंगे। किनको? सामान्य को, ईडब्ल्यूएस को और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। और जो आप लोगों की एससी एसटी कैटेगरी हैं उनके 500 रुपये फर्स्ट पेपर के हैं और 500 ही सेकंड पेपर के हैं। दिव्यांग श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये फर्स्ट पेपर का चार्ज देना होगा और 300 रुपये ही सेकंड पेपर का चार्ज देना होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो इसमें एक विद प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या है कि कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन
से संबंध प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण जो भी कैंडिडेट बीटीसी के लास्ट ईयर में है और या फिर वो बीटीसी पास्ट कर चुका है, वो तो सब देंगे ही पास्ट वाले, लेकिन बात अटक रही है कि अपीयरिंग वाले देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने उनके लिए बात बोली है जो अंतिम वर्ष में है, मतलब जो बीटीसी के फाइनल ईयर में है, मतलब कि 3rd सेमेस्टर वाले और 4th सेमेस्टर वाले इन्होंने बोला है वही एलिजिबल हैं। 1st और 2nd सेमेस्टर वाले एलिजिबल नहीं है। 1st 2nd को इन्होंने एलिजिबल नहीं बताया है, सिर्फ 3rd और 4th को इन्होंने यहाँ पर एलिजिबल बताया है। तो अब इसमें बात आ जाती है कि एनसीटी की एक गाइडलाइंस जारी हुई थी 2022 में कि जिसने एडमिशन भी ले लिया है ना बीटीसी में, आप लोगों का पहला भी दिन है, आप बीटीसी या बीएड में एनरोल्ड हो चुके हैं किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो आप टेट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार वो नोटिस भी दिखा देती हूँ कि उस नोटिस में क्या लिखा है, एक्चुअल नोटिस किस चीज़ का है। ये देखिए, ये एक नोटिस है जो कि आप लोगों का एनसीटी की तरफ से 2022 में 4/8/2022 को ये नोटिस आया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से। और इसमें क्या क्लैरिफाई किया गया था आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों को बता दूं, इसमें दिया हुआ है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। यहाँ पर सीधा सीधा सीटेट की बात हुई है और आप लोगों का फॉर्म ये अब यूपी टेट का आया है। तो इसमें जो वो 1st सेमेस्टर और 1st ईयर वाली बात जो कही गई है वो सिर्फ सीटेट के लिए मान्य है। मतलब मेरा तो यही मानना है, मुझे इस नोटिस से यही समझ आ रहा है कि वो जो बात थी वो सीटेट के लिए थी कि फर्स्ट जिसने भी एनरोल्ड कर लिया है या फिर जो परसुइंग कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि जो परसुइंग कैंडिडेट्स हैं वो सीटेट के लिए अपीयर हैं, वो अपीयर हो सकते हैं। देखो यहाँ पे परसुइंग द रिक्वेसाइड टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज sufficient to make such a candidate eligible to appear in the TET एग्जामिनेशन। अब ये टेट एग्जामिनेशन है तो टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये नोटिस है किस चीज़ का, किसके रिगार्डिंग है, ऊपर सब्जेक्ट में इन्होंने सी टेट लिखा हुआ है एनसीटी ने। तो इन्होंने अब दो यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी बन सकते हैं कि सब्जेक्ट में सी टेट है और यहाँ पर टेट है, टेट का मतलब सारे टेट हैं, और इन्होंने ये नोटिस दिया है जो सी टेट का दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो परसुइंग है ये ओनली फॉर सी टेट कैंडिडेट्स है कि जो आप लोग यदि एनरोल्ड भी हो चुके हैं अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में तो आप सी टेट में एलिजिबल हैं, ना कि यूपी टेट में। अकॉर्डिंग टू मी मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि ये नोटिस जो है सी टेट वालों के लिए था, यूपी टेट के लिए नहीं था। और अगर जो 1st सेमेस्टर वाली बात है, अगर आपको लोग ये हिंदी, आप लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको एक बार हिंदी में दिखा देती हूँ इस नोटिस को। ये जो आप लोगों का नोटिस है, इस नोटिस को मैं एक बार आपको हिंदी में दिखा देती हूँ। देखिए, ये रहा आपका हिंदी का नोटिफिकेशन। जिसको भी इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा था वो हिंदी में इजीली देख सकता है। यहाँ पर आपका विषय लिखा है सीटेट में बैठने की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण। तो इसमें क्या लिखा है, मुझे उपयुक्त विषय पर आपके पत्र संख्या दिनांक, ये आपका पत्र संख्या है, दिनांक है का निपटारा दिनांक 16/7/2019 के आदेश के माध्यम से किया गया था। अब आप लोग इसमें देखिए पैरा 8.3 शब्दकोश अर्थ के अनुसार परसुइंग का मतलब होता है अध्ययनरत, शब्द का अर्थ है प्रक्रिया से गुजरना या आगे बढ़ना। इसलिए एक उम्मीदवार जिसे किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम टीटीसी में प्रवेश ले लिया है, टीटीसी होता है आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जैसे कि आपका बीएलएड हो गया, डीएड हो गया, बीएड हो गया, और आप लोगों का डीएलएड, बीटीसी, ये सब आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। तो इसमें लिखा है वह उस पाठ्यक्रम को कर रहा है या शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अध्ययनरत कहा जा सकता है। ठीक है, इसको हम परसुइंग बोलेंगे, जो कर रहा है, और वह टेट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, भले ही टेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक वह वास्तव में संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और परिणाम परिचित हो। ठीक है, टेट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने हेतु आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परसुइंग मतलब कि अध्ययनरत होना पर्याप्त है। यदि आप उसमें हैं ना,
आप लोगों ने चाहे एनरोल्ड भी कर लिया, आपका पहला ही दिन है, तो भी आप सीटेट में पात्र होंगे। ये जो खबर है, जो एनसीटीई की गाइडलाइंस आई थी, वो सीटेट के लिए आई थी, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि ऊपर सीटेट लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, ना कि यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट वहाँ नहीं लिखा। अब नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर जगह टेट लिखा है, यहाँ पर भी टेट लिखा है। टेट का मतलब सभी टेट होते हैं। तो अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपी टेट के नोटिफिकेशन को देखें तो वहाँ पर यूपी डीएलएड और बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए यूपी टेट है और पास्ड कैंडिडेट्स के लिए। और अगर एनसीटी की इस गाइडलाइंस को देखें तो इसके जरिए सी टेट लिखा है और नीचे इनमें टी टेट की बात करी गई है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। अभी ये जो मैटर है ये आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग के संज्ञान में भी लाया जा सकता है और इस पर एक और नई अपडेट आने की उम्मीद भी है। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों का डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अभी बात कर लेते हैं कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा दुरुस्त शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या अथवा उत्तीर्ण, वो सब क्या होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पात्र होंगे। और इसमें एक और चीज़ बनी हुई है कि जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो दोनों पेपर भर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, डीएलएड वाले फर्स्ट टू फिफ्थ में भी एलिजिबल हैं और सिक्स टू एट्थ में भी एलिजिबल हैं। लेकिन बीएड वाले छात्र सिर्फ और सिर्फ सिक्स टू एट्थ में ही एलिजिबल हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ में एलिजिबल नहीं होंगे। अब कक्षा 6 से 8 के बारे में अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 में भी वही चीज़ दी हुई है कि 2 वर्षीय डीएलएड अथवा बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, अंतिम वर्ष की बात कही गई है, बीटीसी के अंतिम वर्ष वाले। और यहाँ पर बीएड अंतिम वर्ष वाले शामिल होने अथवा उत्तीर्ण, बीएड भी फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट्स हैं वो, और या फिर जो पास कर चुके हैं वो यूपी टेट 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर बीटीसी वाले भी एलिजिबल होंगे और बीएड वाले भी। बीएड वाले फर्स्ट टू फिफ्थ में एलिजिबल नहीं हैं। अब सिलेबस तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन एक बार और आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या होगा। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों का जो सिलेबस होगा, जो पेपर फर्स्ट देंगे उनका सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। 30 एमसीक्यू आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य होगी, 30 एमसीक्यू होंगे और 30 अंक की होगी। भाषा द्वितीय में से आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं और ये भी अनिवार्य है। 30 एमसीक्यू 30 अंक के होंगे। गणित आप लोगों का 30 एमसीक्यू होंगे और 30 अंक के होंगे। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, ये होता है आपका ईवीएस। ठीक है, ये भी आप लोगों का 30 एमसीक्यू होते हैं और 30 अंक के होते हैं। इसमें इस तरीके से आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं और 150 एमसीक्यू टोटल होते हैं इसमें। और टोटल मार्क्स ये 150 अंक का आप लोगों का पेपर होता है और आपको इसको सोल्व करने के लिए 150 मिनट का ही समय मिलता है। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 की परीक्षा योजना निम्नवत है। अब आप लोगों की 6 to 8 में कौन कौन से विषय वस्तु, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, कितने अंक के होते हैं और कितना आपका टोटल बैठता है, ये देख लेते हैं। 6 to 8 वालों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ दिख आपको 4 रहा है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं। पहला आपका बाल विकास और शिक्षण विधि होती है जो कि आपका कंपलसरी है। इसमें 30 एमसीक्यू होते हैं, 30 अंक के होते हैं। दूसरा आपका भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य होती है, 30 एमसीक्यू और 30 अंक के होते हैं। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से आप कोई भी एक का चयन कर सकते हैं, 30 एमसीक्यू 30 अंक के होते हैं। अब फोर्थ है आप लोगों का गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। गणित विज्ञान, जो गणित विज्ञान वाले हैं उनके पास 60 प्रश्न आएंगे, उसमें से 30 गणित के और 30 होंगे आपके विज्ञान के। इस तरीके से आपके 60 यहाँ पर हो जाते हैं और 60 अंक के होते हैं। और जो सामाजिक अध्ययन मतलब कि एसएसटी वाले छात्र हैं
उन्हें या तो सामाजिक अध्ययन लेना होगा या सामाजिक विज्ञान, दोनों एक ही चीज़ है। एसएसटी को बोलते हैं शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन है। अन्य किसी शिक्षक के लिए कै अथवा ख कोई भी किसी दूसरे का है। अगर जैसे आर्ट्स वाले होते हैं तो उनके लिए कै ख में से कुछ भी ले सकते हैं। वो अपने उन पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में आपका क्या था, बीएड डीएलएड में आपका क्या था। डीएलएड का सेम है 1st to 5th, लेकिन डीएलएड वाले भी जैसे पेपर देते हैं 6 to 8 का, तो वो उसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर वो कै लेना चाहें तो कै लें, ख लेना चाहें तो ख लें। बीएड वाले अपना देख सकते हैं अगर आपने आर्ट से किया है तो आपको इनमें क्या लेना है। बाकी साइंस वालों की बात इसमें बता दी गई है। एसएसटी होता है, कॉमर्स वालों के लिए एसएसटी होता है, बीए वालों के लिए भी यही होता है, जो करते हैं अपना हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह से, और जो बीए आर्ट से करते हैं उनके लिए गै में यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से आपके 150 एमसीक्यू इसमें हो जाते हैं और 150 अंक के होते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का पेपर पैटर्न का। पेपर कैसा होता है, तो पेपर की जो टाइमिंग रहती है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, अर्थात 150 मिनट का। और इसमें एमसीक्यू प्रश्न होते हैं और प्रत्येक में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको कोई एक ठीक करना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, पहले ही बता दी गई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रश्न पत्र का जो माध्यम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आप लोगों का प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नॉर्मलाइजेशन। तो इस बार से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी स्टार्ट हो सकता है। और वो कैसे होगा, यदि 2026 में आप लोगों के आवेदन पत्रों के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं और आयोग इसको एक दिन एक शिफ्ट में पेपर नहीं करवा पाता है, अधिक पालियों में मतलब अधिक शिफ्ट में या ज़्यादा दिनों में 1 से 2-3 दिन में आप लोगों के पेपर होते हैं, तो इसमें पर ये लिखा देखो, यदि परीक्षा एक से अधिक आयोजित की जाती है अधिक दिनों में या शिफ्ट में, तो अभ्यर्थियों के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो इसमें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा शिफ्ट और ज़्यादा दिनों में आपका पेपर कराया गया तो। अब आप लोग कितने मार्क्स पर पास हो जाते हैं, आप लोगों के पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। तो 150 में से जो एससी एसटी वाले हैं और ओबीसी वाले हैं उन लोगों के लिए कितना रहेगा, और 150 में से 90 अंक किनको लाने होंगे, 60% अंक किनको लाने होंगे। जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 150 में से 90 अंक लाने होंगे, जिसका मतलब है 60% आप लोगों को अंक लाने होंगे। और जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 55% नंबर लाने होंगे, मतलब कि 82 मार्क्स आप लोगों को 150 में से लाने होंगे। इस तरीके से आप यूपी टेट को उत्तीर्ण कर जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है तो आप लोगों को ये नंबर और ये ईमेल यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये कब से कब तक रहेंगे, वर्किंग डेज में ये चालू रहेंगे, मंडे से सैटरडे, और सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। और ये आपको नंबर दिया होगा है, ये आप लोगों को ईमेल आईडी दी हुई है। यदि आपको बैंक से संबंधित मतलब अपने पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग एसबीआई बैंक के इस पर मेल कर सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई बैंक के इस पर मेल कर सकते हैं, लेकिन ओनली वर्किंग डेज में ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और ये आपको नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। एसबीआई बैंक का जो नंबर है 24/7 चलेगा, और आईसीआईसी बैंक का 9:30 से 6:30 बजे तक, सुबह 9:30 से शाम के 6:30 बजे तक, ओनली इन वर्किंग डेज। और यूपीई एसएससी कमीशन सपोर्ट, अगर आपको एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग इस पर मेल कर सकते हैं, और ये वर्किंग डेज में ही आप लोगों से कॉल पर संपर्क कर पाएंगे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और ध्यान रखना, इसमें तो आपको आवेदन से संबंधित कोई इशू है तो आपको ये नंबर यहाँ पर करना है। अगर आपको पेमेंट से संबंधित कोई इशू है तो ये नंबर दिए हुए हैं आईसीआई बैंक के, और ये एसबीआई बैंक के दिए हुए हैं। और यूपीएससी यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी से संबंधित आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पर या इस ईमेल पर आप पूछ सकते हैं, ईमेल करके उन्हें अपना डाउट उन्हें बता सकते हैं।
इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना पूरा नोटिफिकेशन आपने अपना रीड आउट कर लिया है मेरे थ्रू। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको इसमें क्या कम क्या ज़्यादा लग रहा है ये भी आप बताना। मुझे इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है जो कि 2000 रुपये है, क्योंकि डीएलएड वाले छात्र दोनों में ही एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले छात्र दोनों में ही फॉर्म भरेंगे तो उनकी जेब से सीधा 2000 रुपये जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में यदि आप दोनों पेपर में एलिजिबल हैं तो वहाँ पर 1200 रुपये फ़ीस ली जाती है। ऐसे ही अन्य टेट में भी आप लोगों को छूट दी जाती है। तो यहाँ पर 2000 रुपये काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपका जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ एंड नई वीडियो के साथ।